तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी और शानदार तरीके से आप लोग जगे हैं और थोड़ा कष्ट सहकर ये सेशन का आनंद लेने के लिए आप लोग तैयार हैं। जीवन में अच्छा, वाह, बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। लेट नाइट है ना, विजय रजक जी हैं और राजू नैन जी आ गए हैं। राजू जी कैसे हैं? शानदार होने चाहिए। शानदार सर, फर्स्ट क्लास सर। यही ना, जबरदस्त सर। और हमेशा आपने याद रखिए, जीवन में जो चीज आपको तकलीफ देती है वो अच्छे के लिए होती है। जीवन में जो चीज आपको कष्ट, जिससे कष्ट होता है, वो चीजें अच्छी होती हैं। जो चीजें कड़वा होता है वो आपके शरीर के लिए अच्छा होता है। जो मीठा होता है वो आपके शरीर के लिए बुरा होता है। तो हमेशा आपके जीवन में आप देखिएगा, जो भी चीजें कष्टदायक हो रही हैं वो एक नए अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए होगा। तो आज अभी हम लोग सोना तो बहुत आसान है, लेकिन जगह हैं तो जीवन के लिए अच्छा ही होगा। और उन दिनों को याद करिए जब आप 80%, 90% अच्छे रिजल्ट निकालते थे अपने एकेडमिक कैरियर में। तो उस समय आप कितना पढ़ते थे, रात रात भर पढ़ते थे। तो इसीलिए सफलताएं भी मिलती थी। आज कहीं ना कहीं हमारे पास एक रोटी कपड़ा और मकान के लिए एक संसाधन है, बैंक में एक सम्मानजनक एक जॉब है, जिसकी वजह से हम लोग छोटी छोटी चीज़ों से थक जाते हैं और मन को डिस्टर्ब कर देते हैं। और घर में आकर हमें कुछ करने का मन नहीं करता। कई लोगों को तो खाने का भी मन नहीं करता घर में आने के बाद। सिर्फ सिर्फ वही बातें चलती रहती हैं जो बैंक में विजय रजक जी से झगड़ा हो गया, राजू नंद जी ने क्या कह दिया। ये सारी चीज़ों पे हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। और वो जो पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है, हमारे पास कुछ एनर्जी बचती नहीं है कि हम उससे क्रिएटिविटी कर पाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बैंकिंग का ये जो जॉब है, ये एक दरिया है आग का, बस चलते जाना है। मतलब वो जो इस तरह का हम लोग का एक कठिन, एक चुनौती वाला एक व्यवसाय जिसको हमने चुना है ना। ये देखिए नितिन पटेल जी, एकदम बढ़िया आ जाता है, एकदम शानदार तरीके से। तो कहने का तात्पर्य है कि कठिन चुनौती वाला जब जॉब चुना है, तो हमारे अंदर कला कौशल भी उसके जैसा होना चाहिए कि कोई भी कठिनाई आ जाए, ठीक है, हम उसका सॉल्यूशन कर देंगे। घर आएंगे तो हम तंदुरुस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे और फिर नए जो मुकाम की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि अभी अगर ग्रामीणा बैंक के एग्जामिनेशन पैटर्न को देखें, तो ओवरऑल जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, 21-22 और 22-23, केवल 2 साल की बात कर रहे हैं। 20-21 की बात करेंगे तो बहुत अंतर हो जाएगा। 2021 और 2022 और 2022-23 की बात करेंगे तो ग्रामीणा बैंक के क्वेश्चन पैटर्न को 3 हिस्सों में बांट लीजिए। ग्रामीणा बैंक के पैटर्न को 3 हिस्सों में बांट लीजिए। एक हिस्सा जो 40% होता है रिकॉल क्वेश्चन में से आ रहा है। एक हिस्सा 40% रिकॉल क्वेश्चन से आता है। एक हिस्सा जो है 35% जो है वो जितने भी मॉडिफिकेशन हुए हैं, पॉलिसी चेंज हुआ है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई नया बदलाव आया है, या बैंक के आरबीआई के सर्कुलर में कोई बदलाव आया है, उसमें 35%। तो 40% हो गया आपका रिकॉल क्वेश्चन, जो पिछले 2 सालों में सवाल आए हैं हूबहू। उदाहरण के तौर पर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, ये भाई साहब जो है हर साल जीतते हैं, उनको सब वोट दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है सवाल हैं 40%। जैसे जनरल क्रॉसिंग क्या है ना नितिन पटेल जी, आपके में भी आया था, है ना। जब आपके बच्चे हो जाएंगे और वो भी बैंक में आएंगे तब भी वही आएगा। इस तरह का सिलसिला मतलब ही चल रहा है कम से कम, है ना। तो 40% रिकॉल क्वेश्चन से आएगा, 35% जो है मॉडिफिकेशन से आएगा, नए चेंजेस से आएगा, और 25% जो आएगा वो है बहुमूल्य इंटरनल सर्कुलर से आएंगे। तो उस 25% जो है, 25% जो सवाल है जो इंटरनल सर्कुलर से आएंगे, लड़ाई उसी की है। बात समझ में आई तो बोलिए आहो। वो जो 25% जो सवाल है ना, वो बहुमूल्य है आपके प्रमोशन एग्जाम में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। क्यों? क्योंकि आरआरबी में एक कठिनाई ये भी होती है कि आपके मार्क्स डिस्क्लोज नहीं होते, मार्क्स नहीं आते हैं।
अगर एग्जाम दिए और राजू नैन को मार्क्स मिल गए कि पास हो गया, ये तो बढ़िया हो गया, फिर इसके मार्क्स आ गए तो ये बढ़िया इंटरव्यू की तैयारी करेगा। लेकिन नहीं, पता ही नहीं चलता है। इंटरव्यू में ये नितिन पटेल जी भी आएंगे, विजय रजक भी हैं, सबको आ जाएंगे। और पता चला विजय रजक जी का 6 नंबर है, उनका 54 नंबर है, या सॉरी 45 नंबर है। और राजू नैन जी का अभी नंबर पता ही नहीं है, लेकिन दोनों इंटरव्यू में चले गए। तो इसीलिए हमको जो है एक इस तरह से रिटर्न एग्जाम की तैयारी करनी है कि जो भी ये 25 मार्क इंटरनल होगा, इसमें भी हमको अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है, अच्छे से लेना है। इसके लिए क्या करना होगा, अपने को 6 पॉलिसी को अच्छे से पढ़ना है। 6 पॉलिसी को अच्छे से पढ़ना है ग्रामीण बैंक के लिए। बाकी नेशनलाइज बैंकों को तो बहुत सारी पॉलिसी पढ़ना पड़ता है। तो उन 6 पॉलिसी में आप देखेंगे, पहला जो चीज पढ़ना है वो बिजनेस फिगर, क्योंकि इससे कई दफा 3 क्वेश्चन आते हैं, कई दफा 5 क्वेश्चन भी आए हैं, उससे ज्यादा भी आए हैं। क्यों? क्योंकि आईबीपीएस या बैंक का मैनेजमेंट ये चाहता है कि जो भी कर्मचारी या अधिकारी ग्रामीण बैंक में काम कर रहा है, वो अपने बैंक के बिजनेस फिगर को जाने कि कहाँ पर वो है, अभी बिजनेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो रात दिन मेहनत कर रहा है उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो देखें तो सही कि वो अपने बैंक के बिजनेस को कितना जानता है। इसीलिए उनसे अपेक्षा रहती है कि अपने बैंक के एक एक बिजनेस को जाने। लेकिन ये भी आप जान लीजिए कि एक सिंपल फॉर्मेट है जिसमें हमको जानना है और क्या क्या चीज़ों को जानना है और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। क्योंकि एक बैंक के बिजनेस के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप समाज में रहते हैं। और जब समाज में रहते हैं तो समाज का पैसा समाज की भलाई के लिए और समाज के उत्थान के लिए करना है, और उसके बीच में थोड़ा प्रॉफिट कमाना है। अब अगर जेआरजीबी के 31 मार्च 2022 के बिजनेस फिगर पर हम चर्चा करेंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण पहला जो सवाल होगा वो होगा आपका टोटल बिजनेस। तो टोटल बिजनेस जो होगा कि टोटल बिजनेस कितना है, तो एज ए झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की अगर टोटल बिजनेस की बात करें तो 12,822.47 करोड़ है। तो बहुत अच्छा बिजनेस है राजू नयन जी, हैं? 12,822 करोड़ का बिजनेस है कमाल का बिजनेस करते हो तो ये तो। बहुत मेहनत है सर हम लोग। बहुत मेहनत करते होंगे जरूर। हाँ सर। जितने भी जी सर। हाँ, जितने भी आरआरबी के साथी हैं ना, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते होंगे, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। क्यों? जी सर। क्योंकि आरआरबी में एक तो स्टाफ कम है, 2 ही व्यक्ति होते हैं, एक राम और एक लखन, है ना। और दोनों राम लखन जो हैं वो पूरे जो बैंक के कार्यभार को संभालते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि ऐसे जनमानस के साथ डील करना है जो पूरे पूरे आपके ऊपर निर्भर रहते हैं। डिजिटल माध्यम पे उतना नहीं आए हैं आरआरबी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी उतनी कमी है। उसमें कैपिटल लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और 2 तरह के कैपिटल लगते हैं, एक तो फिक्स कैपिटल लगता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो इसी वजह से आपको ज़्यादा मेहनत करना ही पड़ता होगा, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी उस हिसाब से अभी अपग्रेड नहीं हुई है। तो टोटल बिजनेस आप इतना 12,822.47 करोड़। अब देखिए, अगर आप कहीं मार्केट में जाएंगे और जब 4 साल 5 साल काम कर रहे हैं और कोई पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? मेरा नाम राजू नयन और मैं झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में काम करता हूँ, एज ए स्पेशल असिस्टेंट काम करता हूँ। लेकिन भाई साहब, मेरा जो बैंक है ना, लगभग 13,000 करोड़ का कारोबार करता है। कितना? 13,000 करोड़ का, मतलब 13,000 करोड़। 12,822.47। 12,822 करोड़ का कारोबार करते हो, आपको गर्व होना चाहिए साहब। 12,822 करोड़ बहुत होता है। क्यों? क्योंकि आरआरबीज को एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है, एक एरिया दिया जाता है, उस एरिया में उस डिस्ट्रिक्ट में काम करना होता है आरआरबी को। तो आप सोचिए कि आप लोगों ने बहुत लोगों का भरोसा जीता होगा, इसीलिए 12,822.47 करोड़ का बिजनेस है। अन्यथा ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पास में नेशनलाइज बैंक भी ना हो। उनसे भी कड़ी टक्कर आप जो है ले रहे हैं, प्रतिस्पर्धा में हैं आप। क्या लगता है, आपके आसपास कोई नेशनलाइज बैंक नहीं होगा? इस ब्रांच के आसपास होगा, वो आसपास नेशनलाइज बैंक होगा। और नेशनलाइज बैंक के लोग भी गांव गांव में कैंप करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप 12,822.47 करोड़ का कारोबार करते हैं। आपको गर्वान्वित होना चाहिए। और ये 12,822 करोड़ जो आप बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस में लोगों का जमा देखिए, टोटल डिपॉजिट 8,815.69 करोड़।
हमारे नितिन पटेल जी लिखते हैं हम तो 75,804 करोड़ का कारोबार करते हैं। अरे वाह मोटा भाई, आप तो मोटा भाई हो आप तो, हैं? वाह, 75,804 करोड़ का, फिर तो पार्टी लिख दें हम संडे की आपके नाम, है ना? 75,804 करोड़ का, तो आपका जब पढ़ाएंगे तब पार्टी लेंगे आपसे। अभी तो झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक आपके छोटे भाई हैं, उनका सम्मान कर लें, है ना? तो 12,822 करोड़ का टोटल बिजनेस है, जिनमें 12,822 करोड़ में आप देखिए कि मान लीजिए इसको मोटा मोटी राजू नयन जी ऐसा ले लें, विजय रजक जी, 13,000 करोड़ का बिजनेस करता है आपका बैंक। 13,000 करोड़ में 9,000 करोड़ लोगों का जमा है और 4,000 करोड़ आप लोगों को लोन दिए। समझ में आया? तो बोलिए हो। अहो। यही याद रखना है आपको। क्या याद बोला मैंने? 13,000 करोड़ का आप कारोबार करते हैं, जिसमें 9,000 करोड़ लोगों का जमा है, 4,000 करोड़ लोन दिए हैं। सीधा याद रख लो, रट लो। क्योंकि अभी जो प्रमोशन में एग्जामिनेशन में जो आ रहा है, प्रमोशन एग्जाम में वो सवाल ये आ रहा है नितिन पटेल जी, कि आपका बैंक का जो टोटल डिपॉजिट है वो 8,000 से 9,000 करोड़ के बीच में है। ऐसा एग्जैक्ट फिगर नहीं पूछ रहा है, 8,815, 8,820 ऐसा नहीं पूछ रहा है, वो रेंज में पूछ रहा है कि 7,000 से 10,000 या 8,000 से 11,000 ऐसे पूछ रहा है। तो इसमें आपको सवाल पूछेगा, तो आपको ये याद रखना है कि मेरा बैंक झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक 13,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं। एक्चुअल तो आपको पढ़ रहे हैं तो याद हो जाएगा 12,822 करोड़, लेकिन 13,000 को याद रखिए। 13,000 में से 9,000 करोड़ लोगों ने हमें दिया, लोगों ने क्या किया, हमें जमा किया, और 4,000 करोड़ जो है हमने लोगों को लोन दिया। तो इस तरह का जो 4,000 करोड़ का लोन दिए, ये ऐसे कम क्यों हो जाता है राजू नैन जी आपके बैंक में? 4,000 करोड़ का आपने लोन दिया और आप जो है आपके 9,000 करोड़ जो है लोगों का जमा है। ये कम इसलिए हो जाता है ग्रामीण बैंक में, क्योंकि ग्रामीण बैंक ऐसे परिवेश में काम करते हैं जहां पर उनको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्रेडिट में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इनके लिमिटेशन होते हैं। एक तो लिमिटेशन, सबसे बड़ा लिमिटेशन ये होता है ग्रामीण बैंक के लिए कि उनको 75% जो लोन है वो किसमें करना है पटेल जी गोटिया? प्रायोरिटी सेक्टर में सर। प्रियॉरिटी सेक्टर में करना होता है। तो 75% लोन प्रियॉरिटी सेक्टर में करना है, तो प्रियॉरिटी सेक्टर के रेस्ट्रिक्शन है, छोटे लोन होंगे, गरीब दुखी के लोन होंगे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होंगे, फिर गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स होंगे, एसएचजी होंगे, केसीसी होंगे। फिर दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये है, चूंकि आरबीआई आपका रिफाइनेंस एजेंसी है, तो आरबीआई के जो स्पॉन्सर स्कीम है उनको आपको काम करना होता है, क्योंकि आरबीआई पैसा देती है। इसी वजह से आपके पास कम स्कोप होता है, इसलिए आपके लोन कम होते हैं। फिर आप कमर्शियल लेंडिंग नहीं कर पाते हैं, मॉर्गेज लेंडिंग नहीं कर पाते हैं, सिक्योर्ड लेंडिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गांव में जो घर बनाते हैं ना, ये नितिन जी का घर देखिए कितना बड़ा सा घर है ना, राजभवन टाइप का। तो वैसे गांव में जो घर बनते हैं ना, वो घर जो होते हैं वो मॉर्गेज नहीं होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड में लोग बनाते हैं, तो एक्चुअल में हमको उस तरह से ग्रोथ नहीं मिलता है। तो अभी आपका टोटल डिपॉजिट हुआ 8,815.69 करोड़, और आपका बिजनेस फिगर हुआ 12,822 करोड़ का बिजनेस है। तो 12,822.47 करोड़ टोटल बिजनेस, टोटल डिपॉजिट हुआ 8,815.69 करोड़। और टोटल एडवांसेस मैंने बताया था, ये देखिए 4,000 करोड़ आ गया। टोटल एडवांसेस है 4,006.78 करोड़। तो आप इस मोटा मोटी आपको याद रखना पड़ेगा कि जेआरजीबी का टोटल बिजनेस जो है 13,000 करोड़, टोटल डिपॉजिट 9,000 करोड़, टोटल एडवांसेस 4,000 करोड़, नक्की हो गया। ठीक है, क्योंकि रेंज में पूछा जा रहा है, और एक्चुअल में पूछेगा तो 12,822 करोड़, डिपॉजिट है 8,815 करोड़, और एडवांसेस है 4,006 करोड़। हमारे सदानंद कुमार दास जी को साउंड नहीं आ रहा है भाई, तो सदानंद जी आप ना क्या करो, आप आपके पास एक 3 बटन हैं, जैसे भी जूम में जुड़े हुए हैं ना साथी, तो ये 3 बटन होता है। एक बटन होता है माइक का, एक बटन होता है कैमरा का, और एक बटन होता है स्पीकर का। तो आपका स्पीकर जो है वो मोबाइल वाले वॉल्यूम में चला गया है, वो स्पीकर को वहां क्लिक करके स्पीकर बटन को दबा दीजिए तो आपका साउंड आने लगेगा। और माइक को बंद कर दीजिए। माइक बोलने के लिए है, वीडियो आपका चेहरा आने के लिए है, और एक बटन और रहता है ऊपर साइड जिसमें से साउंड आता है। तो इसको भी सभी साथियों को आजकल ये टेक्नोलॉजी को सीखना बहुत जरूरी है, और घर के बच्चे को दे दीजिए, सब सिखा देगा, बराबर है ना नितिन पटेल जी, है ना?
जैसे जिनको नहीं आता बच्चे को दे दो, ए बेटा ये क्लास पढ़ूंगा, बिल्कुल सर। तो आप सिखा मुझे दो। भी नहीं आता था सर। हाँ जी, ये देखो शंकर महाराज कौन सिखाया आपको, बच्चे सिखाई सर। ये बताओ, देखो है हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जो चीज नहीं आता है ना, जो चीज नहीं आता बच्चे को दे दो। जैसे कई बार हम भी काम करने में बिजी रहते हैं, तो हम अपने बच्चे को देते हैं, वो एकदम डिजाइन करके, आप लोगों को कुछ फोटो वोटो भेज देता हूँ ना, वो बच्चा डिजाइन कर देता है। तो कहने का तात्पर्य है, आप टास्क दे रहे हैं बच्चे को, और बच्चे आजकल के बहुत ही शार्प हैं, और जो चीज देखते हैं उनकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी इतनी तेज होती है, उनकी कैलकुलेशन, उनकी तार्किक बुद्धि, उनकी रीजनिंग एबिलिटी इतनी तेज होती है कि वो कहीं से भी पता कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी हम 3 चीजें पढ़े हैं। JRGB का टोटल बिजनेस फिगर है 12,822 करोड़, टोटल डिपॉजिट है 8,815.69 करोड़, और टोटल एडवांसेस है 4,006.78 करोड़। तो चूंकि ग्रामीण बैंक में अभी ट्रेंड ये देखा गया है कि रेंज में पूछता है, तो रेंज में याद रखिए, टोटल बिजनेस 13,000 करोड़, टोटल डिपॉजिट 9,000 करोड़, टोटल एडवांसेस 4,000 करोड़। तो लोगों ने आपको भरोसा करके 9,000 करोड़ दिया, और आपने भरोसा करके 4,000 करोड़ पब्लिक को दिया, जरूरतमंद लोगों को बिजनेस करने के लिए, खेती किसानी करने के लिए, SHG चलाने के लिए लोन के रूप में 4,000 करोड़ दिया। तो टोटल बिजनेस हुआ 12,822 करोड़, याद रखने के लिए 13,000 करोड़ याद रख लीजिए। अब आता है मेन कासा परसेंटेज, है ना। कासा परसेंटेज जो है आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। कासा परसेंटेज एक ऐसा रेशियो है जो बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी पर सीधा असर करता है, क्योंकि बैंक का मूलभूत काम है लोगों से जमा स्वीकार करना, और उस जमा को इन्वेस्ट करना और लोन के रूप में देना। तो ये जब हम इस काम करते हैं तो हमारा को प्रॉफिट होता है। मतलब जो भी हमारी पूंजी है, हमारा व्यवसाय है, जैसे एक किसान है धान बोता है, तो हम पैसे बोते हैं, हम बाजार में जाके पैसे बोते हैं, उस पैसे से जो फसल आएगा, खर्चा काटने के बाद जो बचेगा, हमारा प्रॉफिट है। तो कासा परसेंटेज 66.35% बोले तो कमाल है, क्योंकि कासा में बल्ले बल्ले। जितना डिपॉजिट है, कमाल है ना शंकर जी। बिल्कुल सर, बल्ले बल्ले कर रखी इन्होंने तो। बल्ले बल्ले, तो पार्टी ले लेते हैं इनसे सबसे, है ना। 66% बिल्कुल। कासा रखें, बताओ यार, है। तो इनका तो प्रॉफिट तगड़ा ही होगा, है ना। इसके बराबर होगा या इससे ज्यादा ही होगा। 70-80 करोड़ तो प्रॉफिट होगा ही होगा, आगे देखेंगे स्लाइड में आएगा, है ना। तो कहने का तात्पर्य है, 72 कासा क्या करोड़। होता है, जो पैसा पब्लिक ने रखा है उस पर ब्याज कम देना पड़ रहा है। और करंट अकाउंट में कितना ब्याज देते हैं विजय रजक जी, करंट अकाउंट में कितना ब्याज देते हो जीरो। आप। जीरो जीरो। जीरो सर। और करंट अकाउंट से कोई आमदनी है क्या, यस सर। है सर। क्या आमदनी है, पहला है सर। आमदनी, करंट अकाउंट से क्या आमदनी है बताइए। पोलियो चार्ज मिलता है सर। हाँ, जो चार्ज मिलता है ना। जी। करंट अकाउंट में क्या होता है, जो भी इसका लेन देन करता है ना, वो लेन देन से हमको कमीशन मिलता है। क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। कमीशन। और उसमें ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा करता है, कैश में करेगा तो भी उसमें भी कमीशन लेते हैं। और दूसरा बड़ा फायदा क्या है, दिमाग लगाइए, करंट अकाउंट से दूसरा बड़ा फायदा क्या है, कि हमको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है। कोई भी हाँ इंटरेस्ट नहीं सर। है उसमें, कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट जीरो है। दूसरा हमारा सर, प्रोसेस, हमारा दू- फोलियो चार्ज आ जाता है। और सर ये और पार्टी भी तो बहुत तेज है सर, ये भी तो अपना चार्जेस कम करवा लेते हैं सर ऊपर बात करके। जे हाँ, बड़ी बड़ी पार्टियों के जो डेली NFT RTGS करते हैं, तो उन पे तो ठीक है, चार्ज वो तो हमारा पड़ता ही प्रोडक्ट नहीं है है। ना, वो हमारा बिजनेस का। हाँ। हाँ, बिजनेस का तुरुप का इक्का है हमारा। बिजनेस करने में हाँ हम उनको इक्का देते हैं कि भाई इतना रुपए डिपॉजिट रखेगा तो इतना कैश देंगे, लेकिन मैं फायदे गिना रहा हूँ। करंट अकाउंट में कोई कास्ट नहीं पड़ेगा, दूसरा फायदा है हमको फोलियो चार्ज मिलता है। तीसरा बड़ा जो फायदा है, जो आप लोग कभी नहीं समझ पा रहे होंगे, तीसरा बड़ा फायदा है, क्यों, क्योंकि ये आने वाले दिनों में लोन लेगा हमसे, मोटा माल लेंगे हम, इंटरेस्ट बराबर, समझ लो, क्यों, बिजनेस कर रहा है वो, बिल्कुल सर बिल्कुल। वो लोन लेगा, अभी लेन देन कर रहा है और लोन लेगा। ये देखो हमारे नितिन भाई मुस्कुरा रहे हैं, हाँ ये सही पकड़े, सर बोल रहे हैं। तो वो क्या है, लोन लेगा, तो लोन लेगा तो क्या, अभी अभी उसका टर्नओवर के आधार पर उसको हम देखेंगे कि माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है। उसके बाद लोन लेगा वो 50 लाख का, तो अब ब्याज ठोकेंगे तब फिर, है ना, नियमानुसार ब्याज लेंगे उससे। तो ये फायदा मर हो, जाएंगे सर वो। ठीक है। और करंट अकाउंट में हमको ये फायदा हुआ। दूसरा फायदा क्या हुआ, फायदा करंट अकाउंट का, कि जो भी करंट अकाउंट में अगर हम उनको भले ही फोलियो चार्ज या कमीशन कम करके हम उनको एवरेज बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोल दिए,
तो उससे क्या होगा, जो भी करंट अकाउंट में पैसा है उस पैसे को अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमको पूरा स्प्रेड रेट मिलेगा। अगर करंट अकाउंट में पैसा जमा है सीधे केसीसी में लगा दिए तो 7% हमारा पूरा पूरा आमदनी है ना, इस स्प्रेड रेट हमको अच्छा मिलता है। तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में भी आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है, इसलिए कासा को इम्पोर्टेंट माना जाता है और करंट अकाउंट को बहुमूल्य माना जाता है। क्योंकि अगर आपके बैंक में करंट अकाउंट रखा है तो आपके बैंक की सर्विसेज अच्छी है, क्योंकि करंट अकाउंट होल्डर जो है बार बार बैंक में आता है और डेली ट्रांजेक्शन करता है, ह्यूज ट्रांजेक्शन है ना। तो इसीलिए करंट अकाउंट को अगर आपके यहाँ अच्छा है तो उसको अच्छा माना जाता है बैंक की सर्विसेज को, क्योंकि उसको तो तत्काल पैसा आया तत्काल भेजना चाहता है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ओके। चलिए आप बात करते हैं, ये कैपिटल की बात करते हैं। तो अभी हम कासा देख लिए, कासा 66.35% है। वैसे मार्केट में अगर ये बात है तो 35% से ऊपर कासा को अच्छा माना जाता है, लेकिन अब आपका तो बहुत ही अच्छा है, दुगुना उससे है। अब आता है कैपिटल। किसी बैंक में अभी कैपिटल पूछ दिया, बैंक का कैपिटल कितना है, तो कैपिटल आप JRGB एज ऑन 31 मार्च 2022 है 250 करोड़, 251 करोड़। ये थोड़ा सगुन का रुपए है ना, 251 रुपए। तो 251 करोड़ जो है कैपिटल, तो 250.85 करोड़, तो ₹250.85 करोड़ ये आपका कैपिटल है। तो अभी तक हम क्या देखे, आपका टोटल बिजनेस देखे 12,822 करोड़ का, टोटल डिपॉजिट देखे 8,815 करोड़ का, टोटल एडवांसेस देखे 4,006 करोड़ का, 4,006 पॉइंट। कासा परसेंटेज देखे आपका 65% का, 66.35% का, और आपका कैपिटल देखे 251 करोड़ कह सकते हैं या 250.85 करोड़, 250 बोल सकते हैं या 251 करोड़, याद रखने के लिए अच्छा रहेगा। अब आता है आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी इसलिए याद रख लीजिए क्योंकि लगातार इस साल और 21, 22, 22, 23 में कंटिंजेंट लायबिलिटी पूछता है ग्रामीण बैंक में कि आपके बैंक का कंटिंजेंट लायबिलिटी कितना है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है राजू जी? कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में सीधे भी सवाल पूछता है, व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी? तो हमारे राजू जी बताएंगे, बताओ क्या है कंटिंजेंट लायबिलिटी? सर ये फुट नोट में इसका मेंशन किया जाता है सर इसको। हाँ हाँ, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी एक ऐसा लायबिलिटी है जो अभी तो हमने उसको पैसा नहीं दिया, ये 90.6 करोड़ है ना, आपने किसी को पैसा नहीं दिया, मतलब आपके बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं है, आपने बैलेंस शीट का हिस्सा हमने किसी को पैसा दिया नहीं है, लेकिन वादा किया है। क्या किया? वादा किया, गारंटी लिए हैं, 90.6 करोड़ की गारंटी लिए हैं कि भाई अगर आपका व्यापार में कुछ लेन देन में कुछ गड़बड़ी होगा तो हम बैंक में देंगे, इसीलिए ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। और कंटिंजेंट लायबिलिटी का हिंदी का नाम होता है आकस्मिक देयताएं। आकस्मिक देयताएं, इट में राइज इट में नॉट बी राइज, ये पैदा हो भी सकता है पैदा नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको बैलेंस शीट के फुट नोट में दिखाना है कि भाई आपने बाहर भी कहीं किसी को वादा किया है उनके लेन देन को देखते हुए 90.6 करोड़, इसीलिए कंटिंजेंट लायबिलिटी याद रख लीजिए। जैसे बैंक गारंटी देते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं, उसके आधार पर लोग व्यापार करते हैं, और व्यापार में वो व्यापारी और खरीदार जो है वो दोनों सेटल कर देते हैं अमाउंट का, तो ठीक बात है। सेटल नहीं करेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर आपसे पैसा मांगेगा तो आप उनको जो है पैसा देंगे, उसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी 90.61 करोड़। चलिए अगला महत्वपूर्ण है सीडी रेशियो। ये देखिए सीडी रेशियो तो याद करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मोटा मोटी देखिए आपका 13,000 करोड़ का बिजनेस है, 9,000 करोड़ डिपॉजिट है और 4,000 करोड़ एडवांसेस है। तो सीडी रेशियो जरूर आप याद रख लीजिए। सीडी रेशियो एक टर्म होता है जिसमें क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो आपके बैंक के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, बैंक के फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी को सीधे असर करता है। सीडी रेशियो इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बैंक का दो मुख्य काम है जिसकी व्याख्या 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में की गई है, पब्लिक से जमा लेना और पब्लिक को लोन देना, इसीलिए इनका रेशियो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सीडी रेशियो जो है अच्छा कब माना जाता है? वो 50% से ज्यादा हो या 60% से 60-40 का रेशियो सबसे उत्तम माना जाता है, 60-40 का। लेकिन
अच्छा क्रेडिट अगर होना चाहिए, क्रेडिट तो आप 70% भी दे दो, 80% भी दे दो, लेकिन अगर क्रेडिट खराब है तो पूरा बैंक जो है नुकसान हो जाएगा। तो अगर आपका क्रेडिट क्वालिटी, बर्वर सिलेक्शन, एसेट क्वालिटी अच्छा हो तो वो प्रॉफिट देगा, क्योंकि ऐसी जगह लगाए है पैसा जहां से उत्पादन होगा, आप उसका फसल काटेंगे। तो सीडी रेशियो आपका 45.45%। और जैसा कि मैं उदाहरण बताया था कि आरआरबी में वो थोड़े कम स्कोप रहते हैं इसे बड़े फाइनेंस करने के लिए, इसलिए सीडी रेशियो थोड़ा सा डाउन रहता है। तो आपको याद रखिए सीडी रेशियो 45.45%। अब आता है मैं नेट प्रॉफिट। वाह, ये हुई ना शंकर जी, अभी आप ताली बजा दीजिए आप अकेले इनके लिए। 73.33 करोड़ का प्रॉफिट है, अभी बताया ना कि इनका नेट प्रॉफिट है जो साल भर का, वो है 73.33 करोड़। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है 73.33 करोड़, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है इन्होंने काफी मेहनत से कमाए हैं 73.33 करोड़। तो साल भर में इन्होंने इनकम कमाया होगा इंटरेस्ट से, प्रोसेसिंग चार्ज से, कमीशन से, ब्रोकरेज से, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से, इन्वेस्टमेंट से इनकम कमाया, फिर उसको खर्चा किया इंटरेस्ट एक्सपेंसेस से, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, सैलरी से, लाइट से, और ब्रांचेस की इतनी एक्टिविटी में सारा खर्चा किया। खर्चा करने के बाद जो बचा उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद फिर ये प्रोविजन करते हैं, प्रोविजन वगैरह घटा दिया। प्रोविजन क्यों करते हैं? क्योंकि जो लोन दिए हैं उनमें से एनपीए हो गया, तो वो पैसा किस में से जाएगा शंकर जी? अपने प्रॉफिट में से जाएगा। भैया आपने लोन दिया, लोन डिफॉल्ट हो गया, तो क्या कर सकते हैं? लोन डिफॉल्ट हो गया तो हमने तो नितिन पटेल जी से पैसा लाया था, उनको तो लौटाना पड़ेगा, इसलिए हम अपनी कमाई में से उसमें रख देते हैं कि भैया ये प्रोविजन है, लोन डूब गया तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्रॉफिट का पैसा उसमें लगा है, आपका पैसा जो ग्राहक का है वो सुरक्षित रहेगा। तो उसके बावजूद भी इतना काटने के बाद 73.33 करोड़ का प्रॉफिट आपका है, इसको याद रखिए। अब आता है मुख्य बिंदु आपका CRAR ऑफ झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक। तो CRAR एक ऐसा रेशियो है जहां पर हर बैंकों को जो भी पूंजी अपने से बाहरी कहीं पर देता है तो उसको एसेट कहते हैं। और वो एसेट जब आपका खुद का पैसा या दूसरे का पैसा किसी बाहर व्यक्ति के पास है, तो विजय रजक जी बताइए उसकी क्या गारंटी कि वो लौटा देगा? थोड़ा रिस्क है ना? हाँ रिक्स है सर। रिस्क है। तो आप जब अपने बैलेंस शीट से कुछ पैसा किसी को दे दिए, आपके हाथ से निकल गया, तो ये सब शंकर जी थोड़ी ना है जो सुबह कल चौक पे मिल जाएंगे कि आजा भैया, हिम्मत है तो लेने आजा, मैं पैसा लेके खड़ा हूँ, है ना? तो ये हमारे शंकर जी ऐसे खड़े हो जाते हैं, अपने कौन सा ब्रिज है कौन सी गाड़ी में है ना, पहुंच जाते हैं वहां पर कि भाई ले जाओ आ जाओ पैसा। तो ग्राहक को अगर हम लोन के रूप में पैसा दे देते हैं तो हमारा एक रिस्क स्टार्ट हो जाता है, और वो रिस्क आरबीआई ने हर एसेट के आधार पर डिसाइड किया है। कैश इन हैंड में भी रिस्क है। अगर कैश इन हैंड आपके बैंक में है तो 0 रिस्क है, दूसरे बैंक में है तो 20% का रिस्क है। और अगर किसी को व्हीकल लोन दिए तो 75% का रिस्क है। ये अलग अलग लोन का अलग अलग रिस्क है। उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए बेसल 3 नॉर्म्स में बोला गया है कि आपको कैपिटल रखना है, और वो कैपिटल कितना होना चाहिए? जो भी रिस्क वेट निकलेगा सभी लोन्स एसेट्स को निकाल के, मान लीजिए 100 रुपया रिस्क वेट निकला, तो आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए? 11.5 रुपये होना चाहिए, तभी आप लोन दे पाओगे, आगे लोन नहीं दे पाओगे, ये बात कही गई है। तो अभी आपके बैंक का देखिए एग्जैक्ट बराबरी में है 11.71%। ये होना कितना चाहिए राजू नयन जी? 11.50 से एबव होना चाहिए सर। हाँ, ये मिनिमम कब होना चाहिए, कब इम्प्लीमेंट हो गया ये बेसल 3 के पिलर 3 में है सर, बेसल 3 में सर। SL3 का इम्प्लीमेंटेशन होगा 1 जनवरी 2023। वाह, मजा आ गया ना, हैप्पी न्यू ईयर करेंगे उस समय से ये लागू हो जाएगा। 1 जनवरी 2023 से 11.5 इम्प्लीमेंटेशन डेट है। तो आप तो पिछले साल ही कर लिए, इस साल तो कर ही लेंगे, है ना? इस साल आपकी प्लानिंग अच्छी चल रही हुई ना। तो 11.71% जो है आपका CRAR है, हालांकि बॉर्डर में है लेकिन ठीक है। चलिए, और अब बात करते हैं अगला आपका परसेंटेज शेयर होल्डिंग। परसेंटेज शेयर होल्डिंग जो है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपके जो शेयर होल्डिंग है और आपका कैपिटल कितना है, अभी पढ़ाया था मैंने, 250.85 करोड़ है, या 251 करोड़ मान लें। उस 251 करोड़ के कैपिटल में उसका परसेंटेज देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50%, स्टेट गवर्नमेंट आपका झारखंड स्टेट है तो उसका 15%, और आपका स्पॉन्सर बैंक कौन सा है राजू नयन जी? स्पॉन्सर बैंक आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा वो 35% होगा। और झारखंड का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो है उसका 15% और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50%। मतलब अगर आपका प्रॉफिट बढ़ा तो इनका कैपिटल बढ़ेगा और ये रेशियो आधार पर इनको भी बढ़ेगा। तो आपकी मेहनत के ऊपर इतने जो लोगों का पैसा लगा है इनको कैपिटल में वृद्धि होगी, इसीलिए कैपिटल लाइबिलिटी है। आप खूब सारा पैसा कमाओगे और वो प्रॉफिट में चला जाएगा और कैपिटल में चला जाएगा, तो कैपिटल को लाइबिलिटी साइड रखे हैं ना शंकर जी? क्यों रखे हैं? क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है, स्टेट गवर्नमेंट को यस देना सर। है, ऐसा है, उनका कैपिटल है, ठीक है। और हम क्या हैं, हमारा कुछ भी नहीं है, हम तो बस उसमें खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। ऑपरेटिंग हाँ ये तो जाएंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, हम मेहनत कर रहे हैं, हमको मजदूरी मिल रहा है, हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ रहा है। तो परसेंटेज शेयर होल्डिंग है 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्टेट गवर्नमेंट का 15%, स्पॉन्सर बैंक का 35%। अब आता है एनपीए। एनपीए, अगर ग्रॉस एनपीए की बात करें तो आपका ग्रॉस एनपीए 31 मार्च 2022 को 6.42% है, 6.42%। तो ये ग्रॉस एनपीए है 6.42%। तो 6.42% ग्रॉस एनपीए अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये जो ग्रॉस एनपीए है ये 10%, 6% से लेके 10% तक अगर है तो अच्छा माना जाता है। 10% से ऊपर हो जाए ग्रॉस एनपीए तो खतरा माना जाता है। तो आपके यहाँ एनपीए अच्छा कंट्रोल में है। अगर अमाउंट वाइज देखें तो इसको 257 करोड़ जो है लगभग आपका एनपीए है। टोटल 4000 करोड़ का एडवांसेस है और अमाउंट में 257 करोड़ का ग्रॉस एनपीए है, और ग्रॉस एनपीए 6.42% है, अच्छा माना जाएगा, खराब नहीं है। अब आते हैं मुख्य नेट एनपीए। नेट एनपीए तो आपका और बढ़िया है, कमाल है, तो है 1.98% नेट एनपीए है। 1.98% नेट एनपीए मतलब बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा आपने प्रोविजन कर दिया, प्रोविजन कर दिया, ठीक है। 6 दशमलव जो आपका इधर क्या था, 6.42, 6.42 ग्रॉस एनपीए था, तो इसमें आपने प्रोविजन कर दिया, और वो प्रोविजन करने की वजह से क्या हुआ, आपका नेट एनपीए कम हो गया 1.98, और 1.98 तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। बिलो 3% अगर नेट एनपीए है उसको बेस्ट माना जाता है इंडस्ट्री में, लेकिन 6% से ज्यादा नेट एनपीए नहीं होना चाहिए। अगर 6% से ज्यादा हुआ नेट एनपीए खतरा है, बाढ़ का पानी आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 1.98% है, इसको बहुत अच्छा माना जाएगा, आपने प्रोविजन अच्छा कर दिया। अब आते हैं प्रोविजन कवरेज रेशियो पे। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो आपने कितना प्रोविजन किया? आप देखिए 70.34% का प्रोविजन कर दिया, ये भी कमाल कर दिया आपने। मतलब जो पैसा आपने कमाया था उसमें से जो कैपिटल में जाना था, सरकार के खाते में जाना था, कैपिटल में, पूंजी में, आपने क्या किया, उसको प्रोविजन कर दिया। क्योंकि प्रोविजन कवरेज रेशियो भी एक नियम है, कितना होना चाहिए मिनिमम प्रोविजन कवरेज रेशियो? हाँ जी विजय रजक जी बताओ, मिनिमम प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना होना चाहिए? 60 सर। 70% सर। हाँ 70% से कम नहीं होना चाहिए। तो आपका बैंक एकदम बराबरी चल रहा है, एकदम पैमाना लेके। वो जैसे दुकान जाते हैं, शक्कर देना 10 रुपए का है तो एकदम एक दाना न कम एक दाना न ज्यादा, वैसा कर वैसा चल रहा है आपका। देखो सीआरएआर में भी वैसी है, नाप तोल के, है ना, इसमें भी नाप तोल के है। और प्रोविजन कवरेज रेशियो मिनिमम 70 होना चाहिए, 70.34% है। ये बात आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो, मतलब हम जब प्रॉफिट कमाते हैं तो हमको उनको प्रोविजन करना है, ताकि खराब स्थिति आ जाती है तब भी ग्राहकों का भरोसा जो है रहेगा। क्योंकि ग्राहक को बैलेंस शीट इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि आपके बैंक पर भरोसा करेंगे, ट्रांसपेरेंट होगा, आपके लेन देन के बारे में आप जनता को बता रहे हो, ये बात जो है बैलेंस शीट का महत्वपूर्ण होता है। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो होता है 70.34%। तो ये चीज़ें जो है आपके, टोटल जो चीज़ें मैंने बताया
इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जो आप लोग नोट कर लीजिए और आप लोग निकाल लीजिएगा। तो अभी तक मैंने 10 चीजें बताई। टोटल बिजनेस 12,822 करोड़, टोटल डिपॉजिट 8,815 करोड़, टोटल एडवांसेस 4,006 करोड़, कासा परसेंटेज आपका 66.35% है, CD रेशियो आपका 45.45% है, नेट प्रॉफिट आपका 73.81 करोड़ है, और आपका ग्रॉस एनपीए 6.42% है, और नेट एनपीए आपका 1.98% है, और CRAR आपका 11.71% है, और आपका जो प्रॉफिट है 73.33 करोड़ है। 1 मिनट वेट करिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि इसके अलावा आपको कुछ चीजें देखनी है, वो चीजें नोट कर लीजिए। मुझे आपके इस बैलेंस शीट से मिला नहीं, तो आप लोग निकाल के अपना लिख लीजिएगा। पहली चीज है टोटल डिस्ट्रिक्ट में जितना सर्विस करता है, कितने डिस्ट्रिक्ट में सर्विस आप देते हो आपका बैंक? 24 जिले सर। 24 डिस्ट्रिक्ट। 24 डिस्ट्रिक्ट। तो ये याद कर लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीधा सवाल पिछले साल भी और इस साल भी किसी बैंक में पूछा था कि बैंक जो है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक कितने डिस्ट्रिक्ट को सर्विस देता है। तो आप 24 डिस्ट्रिक्ट। अगला महत्वपूर्ण जो है टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस। टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस आपकी कितनी है? 442। 9,722। 445 हो गया है। ओ हमारे शंकर जी 2000। 9,722 केनरा बैंक की सर। हाँ ये देखो 9,000 ये गिनती करके आ गए अभी ब्रेक में, है ना? सर ये रहा पूरा का पूरा फॉर्मेट। तो अपना टोटल ब्रांचेस रख लीजिए। अगला जो आपको लिखना है अपने बैंक के लिए, एक सेकंड में जरा ये कनेक्ट कर लूं। ओके, हाँ अब ठीक है। तो अगला महत्वपूर्ण चीज जो है आपको पर ब्रांच बिजनेस। पर ब्रांच बिजनेस। अब बताओ आपकी टोटल बिजनेस कितना है? 12,822.47। और टोटल ब्रांचेस कितने हैं झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में? उनको डिवाइड कर लीजिए। 445 से 445 है। तो आपका पर ब्रांच बिजनेस लिखिए 28.81 करोड़, 28.81 करोड़, मतलब गजब का जी। एक ब्रांच लगभग 30 करोड़ का कारोबार करता है। 30 सर करोड़ हमारा कितना होगा? आपका बिजनेस अब अभी याद नहीं है शंकर जी 20 आप। लाख करोड़ है सर हमारा। 9,722 ब्रांच है। हाँ तो अभी बता देते हैं। 20 लाख आपका बिजनेस है मोटा मोटी, 20 लाख है ना? करोड़ 20 लाख करोड़ का। और आपके बिजनेस है। ब्रांच कितने हैं? 722। 9,722। अब चाहते क्या हो इनको? चाहते क्या? 205 करोड़ का कर दो? क्या चाहते हो मतलब इनको भाई लोग को? क्या है, कहाँ ले जाओगे? होटल ताज बेइज्जत करना कहाँ कहाँ ले, चाहते हो? क्या चाहते हो? 205 करोड़, 206 करोड़ करते हैं कारोबार एक ब्रांच आपका। मतलब हम कमाल लोग के है। छोटे भाई हैं सर। हाँ छोटे भाई हैं। ये जिस जगह में करते हैं काम मालूम है, वहां पर पीने का पानी नहीं मिलता है। हैं, कई ब्रांचेस में टॉयलेट नहीं होता है, और खाना तो मिलता ही नहीं होगा लंच में। ये अपना राजू ने घर से ले गया तो मिलेगा, अदरवाइज तो ढाबा में भी नहीं मिलेगा। है ना? तो कहने का तात्पर्य ये है, आपका जो टोटल पर ब्रांच बिजनेस आपको याद रखना है। पर ब्रांच बिजनेस अभी मैंने बताया कितना? पर ब्रांच बिजनेस 28.81। 28.81। दूसरा है आपको पर एम्प्लॉय बिजनेस। आपकी एक ब्रांच लगभग 30 करोड़ का बिजनेस करती है, एक एम्प्लॉय कितना बिजनेस करता है? तो आप बताइए आपके यहाँ एम्प्लॉय कितने हैं? 7। एम्प्लॉय कितने हैं राजू नयन जी? लगभग 16। हैं? 16। 16 है। 7 हैं। 1600। 1600 हैं। तो ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा टोटल कंफर्म एम्प्लॉय। नहीं है सर। इनको मालूम नहीं, कोई बात नहीं। अगर ये 1600 को सही सर माने, हाँ हाँ, तो 8 करोड़ का बिजनेस करता है एक एम्प्लॉय, 8 करोड़ का बिजनेस करता है। लेकिन ये 1600 सही है तब, और सही लेके आप देखिएगा, आपके HR मैन पावर से ले लीजिएगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पर ब्रांच बिजनेस पूछा जाता है, पर एम्प्लॉय बिजनेस पूछा जाता है, पर ब्रांच प्रॉफिट पूछा जाता है, पर एम्प्लॉय प्रॉफिट पूछा जाता है। तो आपको प्रॉफिट से डिवाइड कर लीजिए ब्रांच का, तो आपको ब्रांच वो निकल जाएगा पर ब्रांच प्रॉफिट।
तो आप जैसे मान लीजिए पर ब्रांच प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, तो आपका प्रॉफिट है 73.33 करोड़ का प्रॉफिट है, 73.33 करोड़ का प्रॉफिट है। आपकी ब्रांचेस है 445, तो आपकी एक ब्रांच का जो प्रॉफिट है वो है 16 लाख है। तो कुछ कम नहीं हुआ है, थोड़े कम कम कमाए है ना राजू नैन जी, मेहनत के हिसाब से थोड़ा कम लग रहा है। आपकी ब्रांच जो है, एक ब्रांच 16 लाख कमा रही है, थोड़ा प्रॉफिट तो कम लग रहा है ना, हल्का कम लग रहा है। मतलब मेहनत के हिसाब से ज्यादा होना चाहिए प्रॉफिट। तो आप सोचिए कि आपकी एक ब्रांच जो है एवरेज 16 लाख रुपए कमा रही है महीने का, वो तो करोड़ में कमा लेना चाहिए वैसे तो। 2-3 करोड़ नहीं कमाए साल भर में तो एक ब्रांच में मतलब ऐसा लगेगा कि काम नहीं हुआ टाइप का। तो इसका मतलब ये होता है कि हमको ना प्लानिंग करनी होती है, ये सारा चीजें बैलेंस शीट इसलिए जानने के लिए आईबीपीएस बोलता है कि भाई आप किस में कमजोर हो, तो उसके हिसाब से प्लानिंग करिए कि मेरे को टारगेट है 2 करोड़ कमाना है, तो 2 करोड़ कमाने के लिए क्या करना होगा, सेलेक्टेड लोगों को लोन देना होगा, कहीं खर्चा आपका बढ़ रहा है तो खर्चे पे रोक लगाना होगा, इसके लिए प्लानिंग की जाती है। तो आप क्या कर लिए, टोटल ब्रांचेस देख लिए, टोटल डिस्ट्रिक्ट देख लिए, और आप देख लिए पर ब्रांच बिजनेस, पर ब्रांच प्रॉफिट, पर एम्प्लॉय बिजनेस, पर एम्प्लॉय प्रॉफिट। अगला एक चीज महत्वपूर्ण आपको देखना है आपको, कि कितने आपके रीजनल ऑफिस हैं और कितने आपके, एक होता है ना कौन सा बीसी केंद्र होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, यूएसबी बोलते हैं या कौन बीसी सा पॉइंट, सेंटर यस यस, है, CSP। सीएसपी सीएसपी। पॉइंट। तो वो उनकी संख्या कितनी है, वो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत उसको देख लीजिएगा। अगर आपकी ब्रांच में शाखाएं तो 445 हैं, फिर कितने बीसी केंद्र हैं या सीएसपी केंद्र हैं, है ना, ये आप देखिए, यूएसबी अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच है, ये आप देख लीजिएगा। तो इतना सारा देख लेंगे तो आपका बिजनेस फिगर सही हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग अलग और पॉलिसी भी आपके पढ़ेंगे, जैसे कि गोल्ड लोन की स्कीम है आपका, वो गोल्ड लोन से सरकार जो है अभी बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा है, तो गोल्ड लोन से एक सवाल आपको पूछता है। फिर एचआर पॉलिसी से 2-3 सवाल पूछते हैं। तो नेक्स्ट सेशन आपका एचआर पॉलिसी लेंगे अभी, अगर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की, एक दिन बाद कल पीएनबी का सेशन होगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट फिर जीआरजीबी का करेंगे। और सर फिर हमारे बैंक का भी एग्जाम आ गया सर पे। हाँ 28 तारीख को आ गया, सर पे आ गया ये, तो उनको भी करेंगे, कैनरा बैंक का भी है, तो इसीलिए हमने थोड़ा अब सीरीज थोड़ा बढ़ा दिया है। चिंता न करें, कैनरा बैंक का भी करेंगे, मतलब ये थोड़ा 2-3 दिन अपना पुराने साल की विदाई कर लेते हैं, नए साल में ताबड़तोड़ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। वैसे इसी साल में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, संतुलित तरीके से हम लोग डेली पढ़ते हैं। और जो साथी पिछले 6 महीने से हमारे साथ जुड़े हैं वो देखे होंगे कि ऐसा कोई सा हफ्ता नहीं होगा, कोई सा दिन नहीं होगा जिसमें हम लोग 1-2 दिन आगे पीछे छोड़ के हम लोग पढ़े हैं रेगुलर तरीके से। ठीक है ना राजू नंदन जी, बराबर पढ़े हैं कि नहीं, चाहे परीक्षा था नहीं था तभी पढ़े हैं। तो इससे फायदा क्या बिल्कुल। हुआ जी आपका, सर। इससे फायदा क्या हुआ आपका, जनरल बैंकिंग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली जो मॉडिफिकेशन पार्ट आप पढ़ लेना। जैसे अभी पीपीएफ पढ़ लिए तो नई जानकारियां आपको मिल गई, है ना। ठीक उसी तरह हम लोग पीएमएजीपी पढ़ लिए, नई जानकारी मिल गई, अपडेटेड नहीं मिलेंगी। अभी हम आपका जो जेआरजीबी का एचआर पॉलिसी पढ़ेंगे, और फिर लोन स्कीम्स पढ़ेंगे, फिर आपका कंपनसेशन पॉलिसी भी पढ़ेंगे, फिर आपका जो क्रेडिट पॉलिसी है जिसमें लेंडिंग पावर्स रहते हैं वो पढ़ेंगे, फिर आपकी एक रिकवरी पॉलिसी ओटीएस का कुछ होगा तो वो भी पढ़ेंगे। तो ग्रामीण बैंक के लिए इतना अगर कर लेंगे आप, और एक चीज़ और है उसमें, कस्टमर ग्रीवेंसेस वगैरह का पॉलिसी है, हम्म वो महत्वपूर्ण है। इतना तो 5-6 पॉलिसी पढ़ लेंगे तो आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। और जो हायर स्किल के लिए जाते हैं उनको 2-3 पॉलिसी और पढ़ना पड़ता है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है, कॉन्करेंट ऑडिट पॉलिसी है। तो अभी हम आपका पढ़ेंगे एचआर पॉलिसी, पहले पढ़ लेंगे। एचआर पॉलिसी ज़्यादातर सभी बैंकों का एक जैसा होता है, जैसे सबेटिकल लीव है, सभी बैंकों का ठीक रहेगा। तो हम तो ये शंकर जी से बोलेंगे उसको भी आप सुनो, क्योंकि सबेटिकल लीव इनके पास भी यही है। तो एचआर में से ज़्यादातर जो है बाइपर्टाइट सेटलमेंट में से वो एचआर पॉलिसी बनाई जाती है, इसीलिए सभी बैंकों का लगभग समान होता है एचआर पॉलिसी। खाली वो आरएफए ये सारे बोर्ड अप्रूव करते हैं तो वो अलग अलग होता है। इसलिए देखे होंगे आप, आरएफए के लिए सवाल नहीं पूछता कभी भी, है ना, वो ऐसे सवाल पूछता है जो लगभग सारे बैंकों के लिए सही है, जैसे सबेटिकल लीव कितना दिया जा सकता है, टेम्परेरी ट्रांसफर कितने महीने का किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें पूछता है। तो आशा करते हैं कि आज का दिन
समाप्त हो गया, नए दिन की शुरुआत हो गई। तो जब दुनिया हमें कहती है कि हार मान लो, अब एक बात बताओ, दुनिया से जब भी पूछने जाओगे ना तो दुनिया हमेशा कहेगी कि हार मान लो, नहीं हो सकेगा। दुनिया मोरल डाउन करती है सर। अरे किसी से पूछोगे ना, पूछना ही बेकार है। पूछना है मन से हाँ। पूछो और अपने घर वालों से पूछो, है ना। हम्म। ठीक है। तो अगर खूबियां जानना है तो अपनी माता राम से पूछिए, और बुराई जानना है तो अपने पत्नी से पूछ लीजिए, वो पूरी बुराई गिना देगी, है ना। अगर आपकी कमियां जानना है तो पत्नी के पास चले जाइए, फिर वो कोई कमी, अरे आप समय पे आते नहीं, आप खाते नहीं, आप हंसते नहीं, आप ये नहीं करते कोई हैं। काम के नहीं। और सबसे अच्छा दोस्त वही होता है सर जो कमियां बताता है। और अच्छाइयाँ जानना है तो माता जी के पास चले जाइए। आप कुछ भी करके, वाह मेरा मेरा बेटा कितना अच्छा है, दुनिया में इसके जैसा कोई नहीं है ना। ये है। तो दुनिया जब हमें कहती है तो कहती, जब दुनिया से पूछने जाओगे तो दुनिया कभी भी ज्यादातर ये लोग कहेंगे हार मान लो यार, चलता रहेगा, एग्जाम आता रहता है जाता रहता है, क्या करना है, नौकरी लग गई बढ़िया है, चलो आओ बैठते हैं, तुम चखना लेके आओ, बैठते हैं, खाते हैं, मौज करते हैं, है ना? लेकिन अगर आपके अंदर एक उम्मीद है, आपके अंदर एक ललक है, आपके अंदर एक जुनून है, तो हमें उम्मीद रहती है, और उम्मीद से हम कोशिश करते हैं और नए मकाम को हासिल करते हैं। और हमेशा यकीन मानो, अगर बहती नदियाँ की तरफ बहते रहोगे तो जीवन का आनंद मिलेगा, वरना संघर्ष तो हर समय है, संघर्ष में तो हर समय रहोगे। लेकिन अगर बहते रहोगे तो उसी संघर्ष का सामना आनंद के साथ करोगे, जैसा कि हमारे साथ आप करते हो, आनंद का अनुभव। तो सर हाँ, बहुत दिन हो गए सर, क्वेश्चन नहीं आए सर, 100 शतक वाला क्वेश्चन। तो हाँ क्वेश्चन सर। सीरीज में कुछ अपलोड किया हूँ, वैसे अभी तैयारी चल रही है। तो हफ्ते में एक सेशन कर लेंगे, 25-50 क्वेश्चन का कर लेंगे तो आ जाएगा, है ना। हाँ अभी कर जी। लेंगे, इसी वीक आएगा, इसी वीक आएगा, 30 तारीख को है शायद क्वेश्चन का, 30 को है, 31 को सेशन नहीं रहेगा। लेकिन आप लोगों से हम एक बार जुड़ जाएंगे बातचीत करने के लिए किसी भी समय, तो आप लोग हाँ थोड़ा जी। कनेक्ट हो जाइएगा, जैसा सेलिब्रेट कर रहे हैं वैसा वहीं से जश्न कर लीजिएगा, थोड़ा दुआएं कर लीजिएगा हमारे लिए, है ना। मतलब उस दिन थोड़ा हैप्पी न्यू ईयर का कुछ कर लेंगे लाइव, जो भी आप कहना चाहते हैं, कोई है ना, कोई हाँ अपना सर, सुनाना चाहता है, कोई गाना सुनाता है केक वेक पूरा, मंगा लो सर, केक वेक मंगा लो सर, केक हाँ वेक काट केक लें। वेक काट लेंगे, तो वो थोड़ा 10-15 मिनट कर लेंगे, फिर सेलिब्रेट कर लीजिएगा। चलिए, तो आज का सेशन इस अच्छे से कोट के साथ समाप्त करते हैं, और राजू नंद जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए राजू नंद जी। सर अभी आप सर पीपीएफ का जिक्र कर रहे थे सर, तो कल के सेशन में ना एक तो ये इसमें बदलाव हुआ है क्या सर कि प्री मैच्योर क्लोजर कब कर सकते हैं उसको? किसमें किसमें? पीएफ। पीपीएफ क्या बस में सर? हाँ, पीपीएफ का जो प्री मैच्योर जो है वो कर सकते हैं 5 साल खत्म होने के बाद, मतलब छठ, अच्छा उसमें उस क्या होता है। है ना, इसमें बदलाव नहीं हुआ ना? हाँ, उसमें नहीं बदलाव। उसमें क्या हुआ, अच्छा पीपीएफ वाला ना जरा वो उसका फाइनेंशियल ईयर चलता है ना, फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इसीलिए जैसे मान लीजिए कोई अ, उसके बीच में ज्वाइन किया है, तो मान लीजिए सपोज अप्रैल में ज्वाइन किया, तो अप्रैल में ज्वाइन किया तो 1 अप्रैल को 1 साल पूरा होगा, लेकिन वो 1 साल आगे बढ़ जाता है क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर पूरा ही नहीं हुआ है उसका, उसका फाइनेंशियल ईयर गिना जाएगा अगले साल में, इसी वजह से वो थोड़ा होता है। बाकी प्रीमेच्योर पेमेंट में बदलाव नहीं हुआ है। सौरभ कुमार जी एकदम खिलाड़ी जैसे लग रहे हो आप तो, है ना। आप, थैंक यू सर। हाँ, जीवन में ना वो खिलाड़ी लोग देखना कैसे होता है, वो कितने ओबीडियंट होते हैं, 4 बजे ग्राउंड में जाना तो 4 बजे आ जाते हैं, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों को, मैं बोलता हूँ 11 बजे आना, तो कोई सवाल नहीं पूछता, सब 11 बजे रहते हैं। तो ये क्या है, गेम स्पिरिट है। और जो बड़े लोग हैं जैसे सचिन तेंदुलकर है, सौरभ गांगुली है, वो, उनको एक एक गेम का, एक एक महीने का 10-10 करोड़ मिलता होगा, लेकिन उनको कितना वो रहता है कि 4 बजे मैदान में जाना है, तो जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे सौरभ जी? हाँ सर। जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो उनकी नीड है, उनका बेसिक आधारभूत, उनका करेक्टरिस्टिक्स है, उनका मतलब बेसिक ही नीड है वो एक्चुअल में। तो हमारी अभी नीड क्या है बेसिक, जब जहाँ मौका मिले पढ़ लेने का है, तो हमें रात को ही मौका मिलता है भाई, ये इसको सुबह इसको ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, सौरभ नहीं मिलेगा। इसको ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा, 7 बजे के बाद तो मिलेगा ही नहीं। ये हेलमेट लगाएगा, ये रिकवरी में आरजीबी चले जाएगा। बैंक वाले को एनर्जी दे दी है सर। क्या दिए हैं? एनर्जी दे दी है आज फर्स्ट क्लास देके सर। हाँ, एनर्जी दिया हूँ, और पूरा पढ़ाएंगे बेटा, चिंता नहीं है, पूरा पढ़ाएंगे, तभी तो आप भोलेनाथ के दर्शन कराओगे, वहां पर वो भोले बाबा है ना झारखंड में, कौन सी जगह में है ये हाँ, बताएगा अपना राजू नंद। देवघर में सर। देवघर में देवघर आएंगे, में।
इस बार बुलाना यार, हम आएंगे इस बार, पिछली बार नहीं जा पाए। उधर ही है सर, देवघर में ही है। हाँ, देवघर में कौन है? विजय रजक सर, विजय जी। हाँ अरे सर, हम देवघर में आपका बढ़िया, आएंगे एक हम। बार इस इसी साल ना 2023 में जब वो होगा ना मेला वगैरह होगा, तो आपके पास जरूर आएंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत शक्ति मिलती है। हम पहली बार गए थे 2000, मतलब सन याद नहीं आ रहा, वीडियो में होगा शायद, वीडियो भी भेजा ना, वीडियो देखा है आपने किसी ने मेरा, देवघर वाला? गए थे, हाँ जी। हाँ सर, देखे हैं सर। पहले गए थे आप। तो आप यकीन मानिए कि वहाँ जो म्यूजिक चल रहा था ना, ओम त्रयंबकम हाँ यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हाँ, ऐसा लगता था कि एक यार, महीना लगभग 5। हम्म, तो ऐसा लग रहा था कि ना वहां अगर कोई मरे हुए व्यक्ति को लेंगे तो जिंदा हो जाएगा, ऐसे लग रहा था, मतलब इस तरह का फील आया था हमको। सारा कष्ट वस्ट, मतलब दुख तकलीफ कुछ याद ही नहीं आ रहा था, बैंक क्या होता है हमको पता ही नहीं था, वो एकदम इतना हल्कापन लग रहा था कि यार यही बस जाए। और ऐसा लग रहा था, तो वो जगह मतलब अनुभव करने की इच्छा हो रही है। हालांकि वो भीड़ था बहुत, और उस भीड़ में मतलब दर्शन पाना, ऐसा लग रहा था कि वाह कोई अमृत मिल गया टाइप का लग रहा था। क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ रहता है तो जल्दी जल्दी ले जाते हैं ना, वीआईपी दर्शनम करके ऐसा करके घुमा के लाता है। चलिए, तो आपसे बिछड़ने का मन तो कभी नहीं करता, पुराने साल में भी नहीं करता, नए साल में भी नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे, फिर उसके बाद कल हम लोग फिर नए युद्धाभ्यास करेंगे। कुछ सवाल अभी मैं भेजता हूँ, आप लोग जगह होंगे तो अभी कर लीजिएगा, नहीं तो सुबह कर लीजिएगा, ठीक है? तो शानदार, आप लोग पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा ज्ञान जो चीज़ें मिली हैं, और मुझे आशा है कि आपको एक दृष्टि मिली होगी कि बिजनेस फिगर को कैसे पढ़ा जाए। वैसे मैंने सरल तरीके से बता दिया, ठीक है सौरभ जी? अदरवाइज आप हाँ अगर वो ठीक। बैलेंस शीट को आपको देखोगे ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इतनी चीज़ों को आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो ठीक। ओके। आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे कल, है ना? शानदार तरीके से मिलेंगे। और दिल में दया, हेलो शंकर जी, दिल में दया, यस सर। हृदय में करुणा, चेहरे पे मुस्कान। दिल में दया, हृदय में करुणा, चेहरे पे मुस्कान, एक बैंकर्स के पास ये क्वालिटी होनी चाहिए, तभी उसकी होगी पहचान, तभी उसकी होगी पहचान। ढूंढते रह जाओगे, ऐसा इंसान नहीं मिलेगा, ठीक है? दिल में दया, हृदय में करुणा, चेहरे पे मुस्कान, और अगर बैंक में काम कर रहे हैं तो यही गुण होने चाहिए हमारे असली पहचान, तभी जाके हम सीख पाएंगे। अदरवाइज तो ये सौरभ तो झगड़ा करके आया, तो अभी हमारे साथ है तो पढ़ रहा है, नहीं तो बोले सर कहाँ, अब तो कहाँ पढ़ना है, सब किताब विताब फेंक दिए। चलिए, तो अभी बहुत सारे बैंकों के एक साथ एग्जाम हो गए हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। मैं सभी बैंकों के लिए समायोजित तरीके से प्रयास कर रहा हूँ। और कोरोना आ रहा है सर, एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे सर। नहीं नहीं, आप तो एग्जाम मत बिल्कुल बोलिए। कैंसिल नहीं होगा। और आपको तो तो सारे बोलिए। बैंकों में हम बिठाना चाह रहे हैं, ये शंकर जी को तो सभी बैंकों में बिठाना चाह रहे हैं, जीआरजीबी में बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, सब जगह बैठेंगे, फॉर्म फॉर्म भेज देना इनको सब, है ना? तो खाली ये है सर। सभी जगह सीट बुक कर लेंगे, ये सभी जगह पास हो जाएंगे, है ना? अपने बैंक में भी पास हो जाएंगे, दूसरे बैंक में पास हो जाएंगे। अभी मैंने एक बदलाव किया है, अब बार बार लिंक नहीं दूंगा आप लोगों को, यही वाला आईडी रहेगा, याद कर लीजिएगा, जो अभी जो पर्सनल आईडी बना लिया हूँ जूम का, एक आईडी अभी दिया है ना अभी वाला, वो आईडी हाँ हमेशा रहेगा। तो आप जैसे, क्योंकि 8 बजे के बाद मेरे को बार बार आईडी क्रिएट करना पड़ता है ना, दो दो तीन तीन, तो यही आईडी रहेगा। उसी जूम में मीटिंग ज्वाइन करते समय आईडी डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा, जो भी सेशन चल रहा होगा आप कनेक्ट हो जाएंगे। होता है ना कई बार लिंक का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सर हमें पता कैसे लगेगा कि अभी चल रहा है? आप मान के ये चलो टाइमिंग तो क्लियर है नहीं। नहीं, टाइम ऐसा है 8 बजे से 12 बजे तक, तो 8 बजे से अब तो कर दिए एग्जाम तक, 28 जनवरी तक तो 8 बजे से सेशन चलेगा। तो अब 8 बजे जी। अगर लिंक नहीं भी भेज पाया मैं, तो आप वो जो आईडी दिया हूँ अभी, आईडी नंबर शायद आप लोगों को फोन में होगा, है ना? आईडी नंबर, तो उस आईडी नंबर को आप डालिएगा। एक मिनट रुकिए, ये आईडी नंबर है ना 5274562526। तो फोर फाइव इसमें सिक्स और हाँ, आपको पासवर्ड नहीं बताना, हो सकता है ये कहीं लाइव भी चला जाए कभी, है ना? तो वो सर जो पासवर्ड, हमारी वीडियो हम जो लाइव होती है सर, वो आप यूट्यूब पर डाल देते हैं उसको, तो और लोग भी देखते हैं सर। नहीं नहीं नहीं,
कुछ कुछ चीजें डालता हूँ, सारी चीजें नहीं डालता हूँ। आपको दिखती है बट वो लॉक रहती है, कुछ लाइव हमारे रहती बैंक के दूसरे लोगों ने हमें पता है, अभी तुम तो ऑनलाइन आते हो उसमें, रहे हैं हाँ सर। आता हूँ, आप लोग भी आ जाओ। है। आपको तो हमारे सभी बैंक जाने का, आप किसमें रहे, आप तो सभी में आओगे। आप, हमारे बैंक के सारे लोग सर आपको फॉलो कर रहे हैं सर, यूट्यूब पे सारे सेशन देख रहे हैं आपका। हाँ, हम्म। वो तो आपको आपके बैंक के कम, इधर हमारे झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के ज्यादा देखते हैं लोग। बिल्कुल सर, हम्म। इधर 15 दिन के साथ 3-4 लोगों ने फोन किया सर कि सर का वो जो है मैं देख रहा हूँ। कोई साथी हमको फोन किया, बोले, मैं बोला आप कौन से बैंक से हैं महोदय, तो उन्होंने बोला वही जिस बैंक में शंकर है उससे बोलता है। हमने कहा ठीक है भाई, समझ गया, मैंने कहा ऐसा। चलिए, तो अच्छा, आनंदित रहिए, खुश रहिए, सीखते रहिए, जीतते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे कल, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, सर नमस्ते।